नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं खुट्टी के लोयला स्कूल। लोयला स्कूल में क्यों? पेशा कानून को लेकर जो सूबे झारखंड में सियासी संग्राम है, अब उसकी आग खुट्टी तक पहुंच गई है। ये जो बगल का आप बिल्डिंग देख रहे हैं, परिसर देख रहे हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि उस परिसर को दिखलावें। इसी परिसर में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, उसके विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक समूहों के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है, पेशा कानून अपने मूल स्वरूप में झारखंड में लागू किया जाए। तो क्या है वह विवाद? क्यों पेशा को लेकर बढ़ती जा रही है आग? इस हमारे साथ हैं पेशा कानून को लेकर, पेशा एक्ट को लेकर पिछले 2-3 महीने से जबरदस्त मूवमेंट चलाने वाले लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी नारायण जी, रांची से आपका जो आंदोलन है, अब यह खूंटी तक पहुंच गया। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है मांग आपकी? देखिए, हमारा सीधा सीधा मांग है, 1996 में जो पेशा एक्ट बना है, उस एक्ट के जो 23 जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके अनुरूप शेड्यूल इलाका में नियमावली बनाए और इसको लागू कराए। मूल मांग यही है। पिछले वर्ष 29 जुलाई को हाई कोर्ट ने भी सीधे कहा है कि पेशा एक्ट के तहत नियमावली राज्य सरकार बनाए। लेकिन यहां खेल क्या हो रहा है? राज्य सरकार के स्तर पर हम अधीनस्थ अधिकारी का है, पंचायती राज निदेशक जैसे अधिकारी। आप निशा राव की बात कर रही हैं? बेशक। तो इसके स्तर पर जो प्रोपगेंडा चला जा रहा है, एक बड़ी बात कह रहे हैं, निशा राव प्रोपगेंडा फैला रही है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप पेशा एक्ट की नियमावली बनाइए। सीधा सीधा हाईकोर्ट का कहना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? JPRA 1, अभी JPRA 24 बनेगा वहीं पर। उसमें पेशा एक्ट के प्रावधानों को, मूल प्रावधानों को गायब करके माने लागू करने की कोशिश हो रही है। हमारा विरोध वहां पर है। जो आप प्रोविजन है, आप उसको लागू करिए। तभी ये सोशल मीडिया में लिखे जा रहा, बोले जा रहा है। हमारा कहना है कि आपको क्या दिक्कत है भाई पेशा एक्ट की नियमावली बनाने? और इस पूरे खेल के पीछे क्या है, हम कई उदाहरण देंगे आपको। गौर कीजिए, देखिए इसमें, देखिए कितना अभी ड्राफ्ट सुधार दर सुधार हो रहा है। जब सुधारे फाइनल नहीं हुआ है तो मसौदा ड्राफ्ट को सोशल मीडिया में जारी करना यहाँ पर क्या जरूरत है? नहीं, मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करूं। कल निशा राव जी का एक फिर से सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है कि जो पिछले दिनों से पक्ष विपक्ष में जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनका स्वागत है। यानी अब वे इस विमर्श को स्वीकार कर रही हैं कि आदिवासी समुदाय में पेशा कानून को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जिस तरह से एक असंतोष चल रहा है, उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जो सरकार तो अपनी पहल कर रही है। देखिए,
सरकार का अगर ईमानदारी रहती, विधायक को अपना वेतन बढ़ाने के लिए तुरंत पास हो जाता है। सरकार गंभीर रहती तो जुलाई में हुआ है, नई सरकार भी बन आई है, प्रचंड बहुमत से भी आई है। अगर ईमानदार रहती तो इतना देरी क्यों भाई? किस लिए संविधान बचाने की बात करके सत्ता में आए हैं? किस लिए अब वह सरकार की नारा देकर आए हैं? हमारा एक कहना है, क्या है पैसा एक अगुआ सरकार, ग्राम सभा का ताकत, गांव वालों की ताकत। और आप गौर कीजिए, मैंने पूरा खेल दर खेल है, पैसा एक्ट के मुख्य आधारों को डाइवर्ट करके अधिकारियों को लूटने का, ब्यूरोक्रेट को घुसाने का एक खेल कहां से हो रहा है? मैं एक उदाहरण दूंगा। सामान्य इलाकों में इस देश का जो सामान्य जय भूमि कानून है, 70% लोगों की सहमति जरूरी है। सामान्य इलाकों में ये विशेष इलाके में 35% किस कानून के तहत किया जा रहा है? किसको सिखाया जा रहा है? ये तो शेड्यूल इलाका में, जब सामान्य इलाके में 70% है तो शेड्यूल इलाके में 33% कहां से? ऐसे कई सारे खेल हैं और हम लोग बताएंगे, हर हाल में बताएंगे, नंगा करेंगे सरकार का जो खेल चल रहा है। इस खेल में एनजीओ है, ब्रोकर्स है, राजनेता है, सरकार भी है इसमें। और ये सारे लोग नहीं चाहते कि गांव वाले ताकतवर बने, क्योंकि गांव वाले ताकतवर बनेंगे तो उनका झंडा खुंड होएगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी? उनके कार्यकर्ताओं का बालू से वसूली, कोयला से वसूली, गिट्टी से वसूली, जमीन माफिया से वसूली कैसे चलेगा? राज्य के अफसर लोग कैसे लूटेंगे? सीओ, बीडीओ, थानेदार कैसे लूटेंगे? ये लूट बंद होगा, ये डर है। और इसलिए इन लोग लागू करने में इसको देरी किया जा रहा है। हो सके देखिएगा ये सरकार इस विवाद को ही 4-5 साल ले जाए। अभी आपका मैं भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि सिर्फ पेशा कानून नहीं, आदिवासी समाज के सामने कई एक संकट हैं, वो परिसीमन का भी संकट है और भी दूसरे संकट हैं। आखिर किन किन संकटों की बात कर रहे थे आप? मैंने कहा यूसीसी कानून की बात मैंने कहा, हाँ, यस। वन अधिकार कानून का बात मैंने कहा, मैंने कहा आदिवासियों की आबादी घटने पर कहा, मैंने परिसीमन पर कहा। तो हम कह रहे देश का व्यवस्था पर आप गौर कीजिए ना, जिस मुगल शासकों को चुनौती आदिवासियों ने दिया, ब्रिटिश ताकतों को भी आदिवासियों ने लड़ा, खिलाफ दिया। और देश में जो अपना शासन है वहां भी लड़ना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है ना? पैसा बने हुए 28 साल हो रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है कि 5वें सचिव संविधान बने साथ बना हुआ है विशेष इलाका, फिर ये 5वें सचिव के इलाके का बड़े पैमाने उल्लंघन हुआ है। तो ये क्या बात है? 5वें की पैसा तो 96 में आया, 5वें सचिव के क्षेत्र चिन्हित है, फिर भी क्यों उल्लंघन हो रहा है? सामान्य नियम है ना भाई, 5वें सचिव इलाका में अगर जमीन एक्वायर भी करना है तो राज्यपाल के आदेश से लेना होगा, स्वीकृति चाहिए, है ना? अभी भी है। तो क्या है उसमें? बाहरी आबादी के बसने से 5वें सचिव इलाका में अगर सामाजिक प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, उसका तमाम गति होगा, भौगोलिक होगा, उसका सांस्कृतिक संरचना टूटेगी। तो क्या अधिकार? राज्यपाल को रोकने का अधिकार था, राष्ट्रपति को प्रत्येक साल लेना रिपोर्ट लेने का अधिकार था। ये केंद्र सरकार को होगा, राज्य सरकार को होगा। अभी क्या किया जा रहा है? परिसीमन होगा, सीट घटेगा। क्या सीट घटेगा भाई? मैंने करेगा कोई, भरेगा कोई? ये 5वें सचिव इलाके के आदिवासी लोग जिम्मेदार है कि आप अवैध रूप से आबादी बसाए हैं विकास के नाम पर, विकास औद्योगिकरण के नाम पर, कल कारखाना के नाम पर, रेलवे के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर। और ये जिम्मेदार कौन होगा? ये क्या भारत सरकार, राज्य सरकार या राज्यपाल या तमाम राष्ट्रपतियां इसकी जिम्मेदार नहीं है? सवाल यहां पर भी है, मैंने सवाल पर उठाया।
और जब पश्चिम इलाका में इतने सारे प्रावधान हैं, हम इस देश के अंदर में बता रहे हैं, नागालैंड में भी तो है ना, नागालैंड है, वो जिला के अंदर परमिट है, बता रहा है, जिले में जाना है तो इन्हें परमिट जरूरत होता है, वो तो देश के विभाग के अंदर ही है। तो मेरा कहना है, जब आप बना है श्रीलंका का अनुसूचित क्षेत्र बनाए हैं, प्रावधान दिए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हमारा कहना है कि राज्य सरकार की भूमिका जो संविधान बचाने के नारे पर आई है, अभय राज के नाम पर आई, अभय सरकार के नाम पर आई, इसका भी माने जो दिख रहा है भूमिका अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे होगा, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट परमिट की बात कर रहे हैं, तो नागालैंड, मेघालय वगैरह जो हिस्से देश के हैं, वे 6ठी अनुसूची के हिस्से हैं, मैं 5वीं अनुसूची। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये भी अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रावधानें होती है, सीधे सीधे गेट खोल के हवा घुसना नहीं है, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया? क्यों राष्ट्रपति रिपोर्ट प्रत्येक साल क्यों नहीं लिया? क्या आप चाहते हैं कि झारखंड में जो बाहरी आबादी आई है, एक बड़ी संख्या में आई है, उसके कारण आदिवासी समुदाय का जो सत्ता है, संस्कृति है, परंपरा है, अब सीट भी विधानसभा में सीट भी घट रही है, हमारा सदन पे हो रहा है, तो हमारे संसाधन पर लूट हो रहा है, हमारे राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारा वोट के पैर घटाया जा रहा है, ये सारा खेल है। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई एक ऐसी कमेटी बने जो बाहरी आबादी का यहाँ प्रवेश हुआ है, उसका आदिवासी समुदाय पर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन हो? विशेष रूप से आकलन करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए। श्रीलंका का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए राज्य सरकार, भारत सरकार को पहल कदम करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, सीट घटेगा बोला जा रहा है ना, आपका 6 विधानसभा सीट घटेगा, 1 लोकसभा सीट घटेगा, भाई करेगा कोई, भरेगा कोई? मैं इस पूरे सवाल, आपका कहने का मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्र में आए गैर आदिवासी जो प्रवासी हैं, प्रवासी गैर आदिवासी मैं नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी और मूलवासी साथ साथ रहते रहे हैं, आपका इशारा प्रवासियों की ओर है, तो उनके आने से जो प्रभाव पड़ा, जनसंख्या वृद्धि हुई, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अब अनुसूचित क्षेत्र की सीटें ही कमाई जा रही है, तो किया उन्होंने, अब भुगतना पड़ रहा है आदिवासी मूलवासी समुदाय को, यही कहना है? साफ साफ में यही कहना है। तो क्या फिर से वही सवाल कि क्या आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो बाहरी आबादी आई है, उसके पड़ने वाले उसका जो हमारे दुष्प्रभाव पड़ा, इसका आकलन के लिए किसी कमेटी का निर्माण हो? बेशक राज्य सरकार को पहल कदमी करनी चाहिए, भारत सरकार को पहल कदमी करनी चाहिए, राष्ट्रपति को भी करना चाहिए। मैंने साफ साफ कहा, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा राज्यपाल है, क्योंकि भारत सरकार जो राज्य सरकार है, 5वीं अनुसूची के जो अभिभावक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो भूमिका केंद्र पर भी जिम्मेवारी बनती है, पूरी जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। एक चीज जो आपने कहा कि वक्त पड़ने पर मैं जो आदिवासी समुदाय है, मोरहाबादी मैदान को भी घेर लेगा। कुछ दिन पहले मैं आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, आपने कहा था कि दुमका में भी मैदान है, जमशेदपुर में भी मैदान है, रांची में भी मैदान है, और ये सारे मैदाने कम पड़ेंगे जब आदिवासी समुदाय पेशा कानून को लेकर सड़क पर उतरेगा। आखिर इतना आक्रामकता क्यों? सरकार तो भी समीक्षा ही कर रही है ना, अभी तो ड्राफ्ट कर रही है, कोई फाइनल ड्राफ्ट तो है नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने कहा ना, दाल में काला है, दाल ही काला है हुजूर, दाल में काला है, यहाँ पूरी दाल ही काला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये दाल ही काला है, और इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे संदर्भ को समझिए चीजों को। राज्य सरकार अगर वाकई ईमानदार रहती तो तमाम चीजों को लेकर कोई भी, भारत का संविधान बनाया जा रहा है क्या कि 2 वर्ष लगेंगे? मेरा साफ साफ कहना है कि अगर ईमानदार है सरकार तो लगाओ, मैराथन बैठक कराओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हल निकाले और तुरंत भेजिए। हम कह रहे हैं, बता रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं पंचायत राज निदेशक पर भी, पंचायत राज विभाग पर 4 सितंबर 2015 में चिट्ठी लिखा गया झारखंड विधानसभा की ओर से जन सेक्रेटरी, उसका जवाब 15 से लेकर 2024 9 वर्ष बाद तक पंचायत राज विभाग जवाब तक नहीं दिया है। किसमें से बड़े बातें करते हैं लोग?
किस मुद्दे में बात करते हैं जब 9 साल में एक चिट्ठी का जवाब आप नहीं देते हैं? तो इस 9 साल में तो 5 साल करीबन करीबन अबुआ देशम अबुआ राज की ही सरकार मैंने है। कहा सरकार किसी की रहे, सरकार किसी की भी रहे, मैंने कहा कि संविधान बचाने के नारे के साथ आई है, मैंने कहा कि अबुआ राज के नाम पर आई है, इसकी जवाबदेही ज्यादा है, इसका जिम्मेदारी ज्यादा है। और नहीं तो आदिवासी लोग तो लड़ने रहे, सत्ता किसी की रहे, सरकार किसी रहे, आदिवासियों को हासिल करना पड़ता है तो अपने संघर्षों के बल पर ही अपने सारे अधिकार को लेना जानती है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जिनका मानना है कि आदिवासी समाज पर चौतरफा संकट है। एक तो परिसीमन का संकट है, बाहरी आबादी का संकट है, कॉमन सिविल कोड भी एक संकट है। ये सारे संकटों से आदिवासी समाज जूझ रहा है और फिलहाल उसके सामने सबसे बड़ा संकट पेशा कानून को लेकर है। उनका दावा है कि सरकार जिस रूप में जिस ड्राफ्ट के साथ आगे बढ़ रही है वह पेशा कानून की मूलभूत आत्मा के साथ नहीं है, उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो दुमका हो, जमशेदपुर हो, मोरहाबादी, रांची हो, ये सारे मैदान छोटे पड़ जाएंगे। आदिवासी समाज के जो है अपने मुद्दे की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए इन सारे मैदानों को भर देंगे।